हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाया था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वो समझ आ गया है तो आज का टॉपिक आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो आप यहाँ पर देखो, आपने पिछला जो टॉपिक किया वो था प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, और यहाँ पर हमने प्रकाश शब्द को बदल दिया श्वेत प्रकाश से, और अपवर्तन की जगह पर हमने पढ़ा विक्षेपण। ठीक है, तो इनका क्या मतलब है, श्वेत प्रकाश और विक्षेपण का क्या अर्थ है। तो प्रकाश जो है ना वो किसी भी कलर का आपको पता हो सकता है। जैसे अगर आपने ब्लू कलर का बल्ब लगा लिया तो उसमें से जो प्रकाश निकलेगा वो ब्लू कलर का होगा। अगर आपने येलो बल्ब लगा लिया तो येलो उसमें से प्रकाश निकलेगा। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश का मतलब ये है। अब जो प्रिज्म के द्वारा हमने प्रकाश का अपवर्तन देखा था वो आप किसी भी प्रकाश में देख सकते हो, किसी भी प्रकाश में, चाहे नीले रंग का हो चाहे पीले रंग का हो, किसी में भी आप उस प्रयोग को कर कर देख सकते हो और समझ सकते हो। लेकिन जो हम आज ये टॉपिक कर रहे हैं ये श्वेत प्रकाश से ही रिलेटेड है। हमें तभी समझ आएगा जब हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। आप लोग अगर ध्यान से सुनते हो इसमें जो भी बताया जा रहा है तो आपको आज ये भी पता चल जाएगा कि क्या हम सूर्य के प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश कहते हैं या किसी दूसरी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को भी श्वेत प्रकाश कह सकते हैं। तो इसके लिए आओ हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें तो सबसे पहले यही बताया हुआ है इंद्रधनुष के बारे में। आप लोगों ने इंद्रधनुष कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा और बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम उसमें 7 रंग देखते हैं। और दूसरी बात जो है वो हमें इस तरह से बना हुआ दिखाई देता है। 7 रंग हमें दिखाई देते हैं, जिसको अगर आपने कभी पढ़ा है कि हम रंगों के नाम कैसे याद रख सकते हैं तो ये एक सिंपल सा हिंट है। ठीक है, जिससे कि हम रंगों के नाम याद रख सकते हैं कि इंद्रधनुष में कौन कौन से 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना हम पहले एक दोबारा से प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं प्रिज्म के द्वारा। लेकिन इस बार हम सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे प्रिज्म से। पहले हमने पिछली वीडियो में किया वहाँ पर आप कोई भी प्रकाश में कर सकते थे वो प्रयोग, लेकिन आज जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वो हमें सूर्य के प्रकाश में ही करना है जो कि श्वेत प्रकाश होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एक गत्ते की मोटी शीट लेनी है और इसके बीच में एक छोटा सा छेद करना है बिल्कुल। ठीक है, जैसे आप एक प्रकार लेकर प्रकार के द्वारा एक इसमें छोटा सा छेद कर दो या पेंसिल से एक छेद कर दो, शार्प पेंसिल लेकर उससे एक इसमें छेद कर दो। अब आपने क्या करना है, आपने साथ में एक प्रिज्म भी ले लेना है और आपने इस गत्ते के टुकड़े को सूर्य के प्रकाश की तरफ करना है। जब आप इसको सूर्य के प्रकाश की तरफ करोगे तो आप देखोगे कि इसमें से जो सूर्य का प्रकाश है वो इस छेद में से निकलता हुआ आ रहा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इस छेद में से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, वो इस छेद में आएगा और यहाँ से आपको उसका सूर्य के प्रकाश जो है किरणों से बना होता है, किरणों का एक झुंड दिखाई देगा, पतला सा बिल्कुल। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपने प्रिज्म लिया हुआ है उस प्रिज्म को इस सूर्य के प्रकाश के पुंज के सामने कर देना है और आपने अब इस प्रिज्म को हल्का हल्का घुमाना है। और हल्का हल्का घुमाने से पहले आपने क्या करना है, या तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो ये सब कर रहे हो ना, ये करते हुए आप एक दीवार के साथ खड़े हुए हो। ठीक है, और उस दीवार का रंग जो है वो बहुत ही लाइट है, ज़्यादा कोशिश करें कि वो सफ़ेद रंग की दीवार हो। या फिर आपने क्या करना है, आपने एक वाइट प्लेन शीट लेनी है पेपर की और उसको इस तरह से पीछे पकड़ लेना है और आपने प्रिज्म को हल्का हल्का हिलाना है। तो आप जब उसको हिलाओगे तो बीच में आपको लगेगा कि जो आपने सफ़ेद कागज़ लिया था इसके पीछे लगाया, उसके ऊपर आपको 7 रंग 7 रंग तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत सारे रंग दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से कई सारे आपको रंग दिखाई देंगे, लेकिन अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि हाँ इसमें पीला दिख रहा है, नीला दिख रहा है, लाल दिख रहा है। आपको इस तरह से 3-4 रंग उसमें समझ में आएंगे। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें 7 रंग नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये प्रयोग हमने करना है। तो अब ये जो सूर्य का प्रकाश है जब प्रिज्म में से गुजरा तो वो 7 रंगों में बट गया। ठीक है, तो हमें प्रिज्म में श्वेत प्रकाश ने प्रवेश किया था,
लेकिन जो बाहर निकला वो श्वेत प्रकाश नहीं था, वो 7 रंगों का एक समूह था, है ना। तो ये कैसे हुआ? तो आपको एक चीज़ मैं ये और बता दूं कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और वो 7 रंगों के मिलने से वो सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, ये हम आगे पूरा जो न्यूटन ने दिया था उसके अकॉर्डिंग जो भी था उन्होंने किया था वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रिज्म ने संभवतः आपतित श्वेत प्रकाश को, जो आपतित प्रकाश यानी कि प्रिज्म पर जो प्रकाश पड़ा, प्रिज्म ने उस प्रकाश को रंगों की पट्टी में 7 जो रंग थे उनमें बांट दिया, और इस रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले रंगों को नोट करो। तो आप देखोगे कि नीचे नीचे आपको वॉयलेट कलर दिखाई देगा, यानी कि आपको नीचे नीचे जामुनी रंग दिखाई देगा, बैंगनी रंग दिखाई देगा, और सबसे ऊपर आपको लाल रंग दिखाई देगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे बैंगनी और जामुनी में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको यहाँ पे सिर्फ 5 ही रंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो 5 रंग इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लाल और जो संतरी रंग है वो यहाँ पर मर्ज हो गया, बीच में मर्ज मतलब एक दूसरे के अंदर इस तरह से घुसे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर ऑरेंज रंग ख़त्म हो रहा है और कहाँ पर रेड कलर शुरू हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही बिल्कुल नीचे जामुनी और बैंगनी होता है, वो भी एक दूसरे में बिल्कुल इस तरह से घुसे हुए हैं कि हमें क्लियर कोई लाइन नहीं दिखाई देती कि कहाँ पर बैंगनी रंग ख़त्म हुआ है और कहाँ पर जामुनी रंग स्टार्ट हुआ है। तो ये 7 रंग हमें दिखाई देते हैं। इन 7 रंगों को आपको अगर याद रखना है कौन कौन से हैं, तो आपको ये हिंट याद रखना होगा, विब ग्योर। ठीक है, इसको आप ऐसे बोलोगे ना, विब गयोर। तो विब, वी से वायलेट, ठीक है, यानी कि बैंगनी, आई से इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, बी से ब्लू यानी कि नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी या संतरी, और आर से रेड लाल। ठीक है, ये 7 रंग है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे नीचे बैंगनी रंग होगा, जो आपको कलर दिखाई देंगे सबसे ऊपर लाल रंग होगा और नीचे नीचे बैंगनी रंग होगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, और आपको ये परिभाषा भी याद रखनी है कि इसको कहते क्या हैं। ये जो 7 रंगों का हमें समूह मिला उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये परिभाषा भी आपकी आ सकती है पेपर में, 1 मार्क में। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश जिन रंगों से मिलकर बना है उसके बैंड को, उसके समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आप आसान शब्दों में याद रख सकते हैं इसको। प्रकाश जिन रंगों से मिलकर बना है, श्वेत प्रकाश जिन रंगों से मिलकर बना है उसके इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि हो सकता है आप सभी वर्णों को अलग अलग ना देख पाएँ, फिर भी कुछ ऐसा अवश्य है जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है, और इसे क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो जो 7 रंगों का हमें बैंड मिल रहा है ये, इसको तो बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और ये जो प्रक्रिया हुई ना, प्रिज्म में से प्रकाश गुजरा तो 7 रंगों में बट गया, इस पूरी प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। और वो जो 7 रंगों का समूह मिला उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपको दोनों में अंतर ध्यान से समझना है। आप दोबारा से देखो, ये जो प्रक्रिया इस चित्र में दिखाई हुई है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है, इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। और ये जो 7 रंगों का हमें समूह प्राप्त हुआ है प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा विक्षेपण से, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंगों का ये स्पेक्ट्रम है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अच्छे से समझ में आना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या है और विक्षेपण क्या है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। अवयवी मतलब जिनसे वो बना हुआ है, जो उसके घटक हैं। ठीक है, जो उसके हिस्से हैं, जो उसके भाग हैं। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में यानी कि रंगों में विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपण हो गया, उसका बंट गया ना, वो था तो श्वेत लेकिन वो 7 रंगों में बंट गया, इसको विक्षेपण कहते हैं। हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, 7 रंग क्यों प्राप्त हुए? जब श्वेत प्रकाश में ये 7 रंग पहले ही इकट्ठे थे तो अब क्यों अलग हो गए वो? अब वो इसलिए अलग हुए क्योंकि जब आप इसको इस चित्र के द्वारा समझो, जब ये श्वेत प्रकाश जो है इसमें से गुजरता है प्रिज्म में से, ठीक है, आपने देखा कि ये प्रिज्म में से यहाँ से जाएगा,
ठीक है। या आप इसको मैं आपको दूसरे चित्र से ही बताती हूँ, समझाती हूँ, जो कि ये दिया हुआ है। इसमें आप देखो कि श्वेत प्रकाश यहाँ से एंटर किया। ठीक है। आपको पता है कि प्रिज्म जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसका रास्ता बदल जाता है। ठीक है। तो उसका रास्ता क्या बदलता है, आपने अपवर्तन में पढ़ा था कि प्रकाश जो है वो अभिलंब जब विरल मतलब वायु जो है वो विरल है। ठीक है, हल्की है। और जबकि कांच क्या है, सघन माध्यम है, घना माध्यम है। ठीक है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण जा तो याद रहा था ये ऐसे, लेकिन ये अभिलंब है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ गया। आप देखो ये नीचे। ठीक है, आप पूरा ही समझ लो इसको। ये जो 7 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, आप इसको पूरा समझ लो। आप देखो कि जाना था इसको ऐसे, ये वाली जो लाइन है इसमें जाना था, लेकिन इससे ये नीचे चला गया ना। नीचे मतलब ये जो अभिलंब है, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। ठीक है। अगर मैं इसको आपको बनाकर दिखाऊं तो एक सिंपल शब्दों में, सिंपल डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ, 7 रंग नहीं दिखाऊंगी। आपने ये पढ़ा कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब है। इसको जाना तो था ऐसे, इस रास्ते से जाना था प्रकाश को, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया ये। ठीक है। अब इसका रास्ता ये वाला हो गया। तो ऐसा ही प्रकाश के श्वेत प्रकाश के साथ हुआ। अब जो श्वेत प्रकाश में 7 रंग है ना, इन 7 रंगों की जो स्पीड है वो अलग अलग है कांच में। ठीक है। इनकी जो स्पीड है ना, इनकी जो चाल है वो कांच में अलग अलग है। तो इनकी चाल अलग अलग होने के कारण ना ये जो बैंगनी रंग है वो तो ज़्यादा मुड़ गया, जबकि लाल रंग ज़्यादा नहीं मुड़ा, इसलिए वो अलग अलग दिखाई देने लग गए। सबकी चाल कम होने का, जैसे मान लो आप दो बच्चे, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब रेस होती है, आपने टीवी में देखा होगा, ओलंपिक में होती है या रेसिंग होती है, तो जो धावक होते हैं ना, भागने वाले एथलीट होते हैं, वो जब भागते हैं तो बीच बीच में मोड़ भी आता है ना। जो वो मोड़ आ रहा है वहाँ से अगर किसी की स्पीड बहुत तेज़ है वो तो जल्दी मुड़ जाएगा, और जिसकी स्पीड कम है वो पीछे रह जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही जो श्वेत प्रकाश इन 7 रंगों का बना हुआ है, इन 7 रंगों की अलग अलग चाल है कांच में। तो जब ये उसमें कांच में चलते हैं तो जिसकी चाल कम है वो तो ज़्यादा कम मुड़ता है, और जिसकी चाल ज़्यादा है वो ज़्यादा मुड़ जाता है। ठीक है। जिसकी चाल ज़्यादा है वो तो ज़्यादा मुड़ जाता है, यानी कि चाल ज़्यादा किसकी हुई, बैंगनी रंग की। और बैंगनी से कम है जामनी, जामनी से कम है नीले की, नीले से कम है हरे की, हरे से कम पीले की, पीले से कम ऑरेंज, और लास्ट में रेड की चाल सबसे कम है, इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है। और जबकि बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा मुड़ गया। फिर जब वो इस सतह पर आया, यानी कि इस सतह पर आया, बाहर निकलना है ना अब उसको, कांच में तो वो चल गया, यहाँ से आया अंदर, फिर ये कांच में चला, कांच में चलकर ये इस पॉइंट पर पहुँच गया। अब इस पॉइंट पर आने के बाद इसको दोबारा से बाहर निकलना है, तो अब दोबारा अपवर्तन होगा, क्योंकि पहले ये विरल से सघन में गया था, वायु से कांच में, अब ये कांच से बाहर आ रहा है, वायु में आ रहा है। ठीक है। तो अब इसका दोबारा से अपवर्तन होगा। अब आप इसको यहाँ से समझो कि ये जा रहा था ऐसे, लाल रंग ऐसे जा रहा था ना, लेकिन अब ये मुड़ गया इधर। ठीक है। इसका अभिलंब था ये, और ये अभिलंब से दूर मुड़ गया। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन जब सघन से विरल में जाता है तो वो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। ठीक है। तो इसीलिए ये 7 रंग हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन सब की चाल अलग अलग है और ये अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश, यानी कि अलग अलग रास्ते पर जाती हैं, और हमें 7 रंग अलग अलग दिखाई दे जाते हैं और स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो आइजक न्यूटन जो थे ना, उन्होंने तो काफ़ी कुछ किया है साइंस में, बहुत ही महान एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये 7 रंग प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। सबसे पहले उन्होंने ही प्रिज्म का उपयोग किया था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक और प्रिज्म लगा दूँ, ठीक है, जैसे कि ये एक प्रिज्म है, इससे 7 रंग निकले, और मैं अगर सामने एक और प्रिज्म लगा दूँ
तो क्या पता 7 से ज़्यादा रंग मिल जाए इसमें से निकलने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो 7 के 7 ही रहे। ठीक है, जब एक प्रिज्म लिया फिर उसके सामने जो 7 रंग निकले उनके सामने दूसरा प्रिज्म रख दिया, तो उन्होंने सोचा कि ज़्यादा रंग भी मिल सकते हैं। जब पहले श्वेत प्रकाश से 7 रंग मिल गए तो क्या पता अब 7 से ज़्यादा मिल जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जो है वैसे का वैसे 7 रंग ही प्राप्त हुए। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो दूसरा प्रिज्म था ना उसको ऐसे रख दिया जैसे ये दिखाया हुआ है। ठीक है, इसको तो रखा हुआ है इस तरह से और दूसरे को उल्टा रख दिया इसके सामने, ऐसा ही प्रिज्म था सेम। तो उन्होंने देखा कि जो श्वेत प्रकाश था ना, जो पहले प्रिज्म में से जा रहा था, पहले प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद उसके 7 रंग मिलते, लेकिन वो 7 रंग जो मिलते वो कहाँ से क्योंकि सामने दूसरा प्रिज्म रखा था उल्टा, उसमें चले गए। उसमें जाने के बाद जब वो बाहर निकले ना तो हमें वैसा ही प्राप्त हुआ जैसा कि वो अंदर जा रहा था, यानी कि वो 7 रंग जो थे ना, पहले एक प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश निकला तो वो 7 रंगों में बट गया, लेकिन जब वो 7 रंग दूसरे प्रिज्म में से जो कि इस तरह से उल्टा रखा हुआ था उसमें से गुजरे तो वो वापस मिलकर उन्होंने श्वेत प्रकाश बना दिया। है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने प्रयोग के द्वारा ये दिखाया। तो उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना हुआ है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सूर्य के प्रकाश को, इन्होंने श्वेत प्रकाश था वो, तो उन्होंने कहा कि श्वेत प्रकाश है लेकिन वो 7 रंगों का बना हुआ है। तो अब हम किसको कह सकते हैं कि किस वस्तु का प्रकाश एक श्वेत प्रकाश है? तो कोई भी वस्तु से निकलने वाला प्रकाश अगर प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है तो उस प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। अगर आपको ये 7 रंगों का बैंड प्रिज्म में से ट्यूबलाइट का प्रकाश गुजारते हो तो भी मिल जाता है, बल्ब का प्रकाश गुजारते हो तो भी मिल जाता है, तो हम बल्ब के प्रकाश को और ट्यूबलाइट के प्रकाश दोनों को हम श्वेत प्रकाश ही कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रकाश जो प्रिज्म में से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है, वह श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, इंद्रधनुष के बाद क्या होता है कि जब बारिश होकर रुक जाती है, बारिश रुक गई लेकिन कई बार छोटी छोटी बूंदें पानी की हवा में लटकी रह जाती हैं, वो नीचे नहीं गिरती हैं, पूरी तरह से हवा में ही लटकी रह जाती हैं, और वो जो बूंदें हैं ना वो प्रिज्म का काम करती हैं फिर। अब प्रिज्म आप कहोगे कि प्रिज्म तो अलग तरह का है, उसकी शेप अलग तरह की है, लेकिन बूंदें तो गोल होती हैं, तो फिर वो प्रिज्म का काम कैसे कर सकती हैं? क्योंकि वो प्रिज्म का काम कैसे करती हैं ये मैं आपको बताती हूँ, आपको एक चित्र के द्वारा मैं ये समझाती हूँ। आप ये चित्र देखो, ये जल की एक बूंद दिखाई हुई है, बारिश की एक बूंद दिखाई हुई है। ठीक है, आपको ये दिख रही है, बारिश की एक बूंद है, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ये जब जो क्या होता है कि जैसे मान लो ये इधर ये बूंदें हैं, ठीक है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश है, जब वो इसमें से गुजरता है तो ये उस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो है ये उसी तरह से दिखाया हुआ है, वैसे आप ऐसे देखते लेकिन ये इस तरह से दिखाया है। तो आप ये देखो कि जब सूर्य का प्रकाश इस बूंद पर पड़ता है तो यहाँ बाहर क्या है, बाहर तो है वायु। ठीक है, बाहर वायु है, लेकिन जल की ये बूंद किसकी है, जल की, माध्यम बदल रहा है, वायु से जो सूर्य का प्रकाश है वो जल में प्रवेश कर रहा है, तो अपवर्तन होगा। क्योंकि अपवर्तन कब होता है, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, वो अपना मार्ग थोड़ा सा बदल लेता है। तो सूर्य के प्रकाश को जाना तो था ऐसे, लेकिन वो मुड़ गया क्योंकि उसका अपवर्तन हो गया। ठीक है, और 7 रंगों में वो बट गया, जैसा कि प्रिज्म से होता था, 7 रंगों में वो बट जाता था। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब ये आपको अब मैं एक और जो पुरानी जो एक घटना जो हमने एक प्रकाश का एक गुण पढ़ा हुआ है उसके बारे में बताती हूँ। आप ये देखो कि प्रकाश का आपने एक गुण पढ़ा है कि जैसे कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर टकराता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसका परावर्तन हो जाता है। परावर्तन मतलब कि जिस माध्यम से वो गया था ना, इस माध्यम से गया था, इसी माध्यम में वापस आ जाता है इससे टकरा कर। ठीक है, ये इस माध्यम से ये गया था, इसी माध्यम में ये वापस आ गया है। लेकिन और कितना कितना मुड़ता है ये, जितना कोण इसने, ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए ये आपतित किरण थी ना, उतना ही कोण
परावर्तित किरण का होता है। आप इसको दोबारा से समझो कि ये एक चमकदार सतह है, मान लो कांच का शीशा है, ये एक जो देखने वाला शीशा होता है दर्पण, इस पर ये आपतित किरण है, प्रकाश की एक किरण है, यहाँ टकराई। ये जो बिंदु है ये आपतन कोण है, आपतन कोण पर आपतन बिंदु है ये। आपतन बिंदु पर हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको बोलते हैं हम अभिलंब। ठीक है, तो जो आपतित किरण है ना, इसने अभिलंब के साथ जितना कोण बनाया, मतलब कि आपतन कोण, उतना ही कोण बनाते हुए ये जो किरण थी इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, और इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये जब किरण एक चमकदार माध्यम से टकराती है तो वो जितने कोण पर टकराई थी उतना ही कोण बनाती हुई उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इस घटना को परावर्तन और इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपने ये पढ़ा था, ये उसी माध्यम में होता है। अपवर्तन जो है वो माध्यम बदलने पर होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है। लेकिन जो परावर्तन है ना, वो चमकदार सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो टकराकर वापस आ जाता है उसी माध्यम में, उसमें माध्यम में चेंज नहीं होगा कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखो कि पहले क्या हुआ प्रकाश का, ये प्रकाश यहाँ पर गया अंदर, इसका आप इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ो, आप इसको हिंदी में पढ़ो, इसका क्या हो गया अपवर्तन, क्योंकि माध्यम बदल गया। जो प्रकाश है उसने वायु से जल में प्रवेश किया तो अपवर्तन हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, जो जल की ये बूंद है ना, ये एक चमकदार, क्योंकि सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही हैं तो वो चमकने लग जाती हैं, तो ये जब यहाँ पर ये प्रकाश टकराया आकर तो इसका परावर्तन हो गया। पहले क्या हुआ था अपवर्तन, क्योंकि माध्यम बदला, जल से वायु से जल में गया, लेकिन अब क्या है, जल के अंदर ही हो रहा है इसका, ये इस जगह से टकराया प्रकाश और टकराकर वापस जल में ही आ गया, बूंद में ही आ रहा है ना ये वापस, तो यहाँ पर इसका हो गया परावर्तन। जब सूर्य की किरण जल की बूंद में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन होता है, और जब उसका अपवर्तन, जब वो अंदर ही वो मुड़कर वापस जल की बूंद में आ जाती है तो उसका परावर्तन होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं आंतरिक परावर्तन, क्योंकि ये उसके अंदर ही होगी, जल की बूंद के अंदर ही हो गया, ये आंतरिक परावर्तन है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ टकराएगी, तो हो सकता है यहाँ भी इसका कोण पर निर्भर करता है कि कोण कितना बनाया। जैसे ये यहाँ पर आकर टकराई ना किरण, तो इसने इस सतह पर, आप ये इंद्रधनुष है ना, वो मत देखो कि इंद्रधनुष बना हुआ है, आप अब ये देखो कि ये जो सतह है, ये परावर्तन के बाद किरण यहाँ टकराई। ठीक है, तो अब इसका, जैसे यहाँ पर परावर्तन हुआ था इस सतह पर, तो दोबारा भी हो सकता है, वो निर्भर करता है कि इसने यहाँ पर कोण कितना बनाया अभिलंब के साथ, तो हो सकता है इसका दोबारा से आंतरिक परावर्तन हो जाए। ठीक है, या हो सकता है इसका परावर्तन ना हो, ये सीधी बाहर निकल जाए, अपवर्तन हो जाए इसका दोबारा से। ठीक है, तो आप ये देखो कि पहले इसका क्या हुआ, जब ये प्रकाश ने अंदर एंटर किया तो इसका अपवर्तन हुआ, माध्यम चेंज हो रहा था इसलिए इसका अपवर्तन हुआ, और लेकिन जब ये अंदर टकराई, यहाँ पर ये चमकदार सतह थी इसलिए इसका परावर्तन हो गया। तो ये परावर्तन जरूरी नहीं है कि एक ही बार हो, बार बार भी हो सकता है, और इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और या जब ये कोण इसका इस तरह से होता है कि कम है या सही नहीं है परावर्तन के लिए, तो इसका दोबारा यहाँ पर पहुँचने के बाद इसका यहाँ दोबारा से अपवर्तन होता है, यानी कि अब जो प्रकाश की किरणें हैं अंदर परावर्तन होने के बाद जल में से वापस वायु में आ रही हैं, यानी कि उनका दोबारा से माध्यम चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ दोबारा से अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपवर्तन हुआ, फिर परावर्तन हुआ, आंतरिक परावर्तन, फिर दोबारा से अपवर्तन हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वैसे इतना ये ज़रूरी नहीं है आपको याद रखना, लेकिन अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखो कि जब ये प्रकाश 7 रंगों में बटा तो नीचे कौन सा रंग था, नीचे था बैंगनी रंग। ठीक है, तो बैंगनी रंग अगर यहाँ टकराया है तो ये उसी के हिसाब से कोण बनाएगा और यहाँ आएगा, तो अब ये, और जो लाल रंग था वो यहाँ टकराया है तो वो इधर आएगा। अब जो है ना, इनका जो ऊपर नीचे था वो बदल गए, पहले अंदर जो है वो बैंगनी रंग नीचे था, अंदर बैंगनी रंग नीचे है, लेकिन जब बाहर आया तो बैंगनी रंग अंदर की तरफ हो गया। ठीक है, और
जो लाल रंग है वो बाहर की तरफ आ गया। अगर ये परावर्तन ना होता तो बैंगनी रंग जो है ये लाल वाले रंग की जगह पर होता, लेकिन यहाँ पर परावर्तन के कारण ये वापस जो है नीचे आ गया इधर और बाहर निकला प्रकाश, तो बैंगनी रंग नीचे था। तो इसलिए जो आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा वो आपको याद रखना है, उसके अंदर जो रंग है ना, इंद्रधनुष में 7 रंग, वो 7 रंग कैसे होते हैं, नीचे कौन सा रंग होता है और ऊपर कौन सा रंग होता है। नीचे होता है उसमें नीचे उसमें कौन सा रंग होता है, आपने देखा है कभी? तो जैसे हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है ना उसमें से निकलने के बाद, वैसा ही इसमें हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, स्पेक्ट्र हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो आप ये देखो इसमें क्या लिखा है। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई, सूक्ष्म कणों की जगह आप बूंदे भी लिख सकते हो, सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अगर एक बूंद से ये होगा ना तो आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, बहुत सारी बूंदें होती हैं, इसलिए हमें वो सारी बूंदों का स्पेक्ट्रम मिलकर इंद्रधनुष बना देता है पूरा। और इंद्रधनुष जो है जिस तरफ सूरज है उस तरफ नहीं दिखाई देगा कभी भी आपको। ठीक है, उसके सामने वाली साइड देखो आप, थोड़ी साइड पर, वहीं दिखाई देगा। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य वाली साइड नहीं बनेगा। आप कभी भी देखना जब बारिश होकर रुकेगी ना, अगर धूप निकल आई तो आप देखो बाहर निकल कर, अगर सूर्य के सामने वाली साइड आप देखोगे तो हो सकता है आपको इंद्रधनुष ज़्यादातर बन जाता है। आसमान अगर थोड़ा साफ है तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। जल की छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, और सूर्य का जो प्रकाश जब इन पर आपतित होता है फिर उसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन होने के बाद उसका विक्षेपण होता है, यानी कि 7 रंगों में बढ़ जाता है वो प्रकाश, और फिर इसका आंतरिक परावर्तन होता है। जब अपवर्तन हुआ था तो विक्षेपण भी हुआ था ना, 7 रंग बन गए थे। अपवर्तन के साथ विक्षेपण हुआ और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आंतरिक परावर्तन हुआ। ठीक है, और जब वो जल की बूंदें बाहर निकलती हैं तो उनका दोबारा से अपवर्तन हो जाता है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें ही बताई हैं। पहले अपवर्तन हुआ, अपवर्तन जब हुआ तो जैसे प्रिज्म का कार्य करें तो विक्षेपण भी होगा। अपवर्तन के बाद वो 7 रंगों में बट गई, फिर उन रंगों का आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर उन रंगों का आंतरिक परावर्तन हुआ और फिर बाहर निकलते हुए दोबारा से अपवर्तन हुआ। ठीक है, और इसी तरह प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण जो अलग अलग रंग हैं वो देखने वाले के आँखों तक पहुँचते हैं। और हमें यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो, आपकी पीठ ना सूर्य की तरफ है, मतलब सूरज आपके पीछे की तरफ है, तो आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन जलप्रपात या जल के फव्वारे से देखें तो भी आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। मतलब बारिश नहीं हुई है लेकिन आप ना कोई फव्वारा देख रहे हो, बाहर फव्वारा चल रहा है, ऊंचा ऊंचा वो उठ रहा है, तो फव्वारा जो होता है ना जब उसकी धार ऊपर जाती है जल की, तो कई बार छोटी छोटी बूंदें उसमें से अलग हो जाती हैं। अगर उस टाइम पर धूप निकली हुई है ना तो भी आप धूप के अपोजिट साइड में आप खड़े हो जाओ ऐसे कि आपकी सूर्य आपके पीछे की तरफ हो, और तब आप फव्वारे की तरफ देखो तो आपको पीछे इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है। ठीक है, दिन के समय। तो ये था प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।